Hi, welcome all of you on platform of Your PD Education, and I'm going to discuss with you today the strategy which civil engineers must follow for upcoming exam of Punjab Public Service Commission AE jobs. I told you last time also that these jobs in Punjab are very prestigious jobs. Those of you who are from Punjab and they are looking forward for very good career in their own state, these jobs are really good. So last time I think 2014 May 13 14 14 May these jobs came, and now they're coming after 4 5 years, 5 6 years. So in every government, once these seats come of assistant engineer in this department, and followed by interview, written test and followed by interview, so you can expect that they are going to complete this entire process within a year, and that is going to be really good. So these are the jobs which are once in a lifetime opportunity. So once you get this job, then you can prepare for your dream options, maybe engineering services or civil services, whatever you want, but then these are very good jobs. So it is the time for you to now prepare and give your 100%. I'm going to discuss with you जो strategy हम इसमें follow कर सकते हैं, क्या strategy हम रख सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इसमें दो पार्ट हैं। एक तो सिलेबस दे रखा है जिसमें रफली 20 टॉपिक्स हैं, 19 टॉपिक्स हैं उसमें, तो मान के चलो 20 टॉपिक्स हैं जिसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे। तो आई डोंट थिंक के हर सेक्शन से, हर टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। कुछ में से आपके 8 आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, कुछ में से 2 या 3 आ सकते हैं। हर एक का अपना वेरिएशन है, लेकिन देर आर 20 रफली टॉपिक्स एंड यू आर नॉट टू डू ऑल द टॉपिक्स. सो सिविल इंजीनियर्स आई थिंक आर टू डू out of 20 topics. Civil engineers must go with the 17 और 18 topics जो करने हैं. एक टॉपिक को छोड़ सकते हैं, जो मैकेनिकल का एम्बिट है टोटल, वो छोड़ सकते हैं. और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दिस इज द मार्क्स, एंड हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है. तो काइंड ऑफ क्वेश्चंस मेरे को लगता है सिंपल आएंगे. ये लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये ओवरऑल बहुत ब्रॉड सा सिलेबस होता है, लेकिन उसमें से भी 20 क्वेश्चंस आएंगे. और ऐसे एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन के लिए फाइट करनी है. आपको टॉपिक ज्यादा कवर करने हैं, डेप्थ में नहीं जाना है. हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन है, वर्टिकल नहीं है. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट? मतलब आपको टॉपिक सारे कवर कर लेने हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल आएगा. अगर आपने टॉपिक किया होगा तो आपसे वो क्वेश्चन निकल जाएगा. तो आपको हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन करनी है, मतलब सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है. जैसे सपोज अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग में कोई टॉपिक है, तो वो उस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल आएगा. सो आपको करना क्या है, यू हैव टू डू मोर टॉपिक्स. 19 टॉपिक्स हैं, 19 में से अगर सपोज 18 करके जाते हो आप, तो 18 में से अगर सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन डू इट. जैसे सोलर एनर्जी है, अब सोलर एनर्जी में से लेट अस से ये मोटर्स है, वो आपने कभी पढ़ा नहीं है सपोज, लेकिन मोटर्स आपने सिंपल कर लिया कि मोटर्स में से 4 या 5 क्वेश्चन आ गए, तो हर एक क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स दे रहा है. एंड 10 नंबर का डिफरेंस कैन बी अ बिग डिफरेंस, बिकॉज ओवरऑल इंटरव्यू ही 40 नंबर का है. तो आपने अगर 3 टॉपिक ज्यादा कर लिए, उसमें से 5 क्वेश्चन आ गए, तो आपने 15 क्वेश्चन दूसरे से ज्यादा कर लिए, तो इंटरव्यू जितना तो आपने एज रिटर्न में डाल लिया. सो आपको हर क्वेश्चन के लिए फाइट करनी है. यू आर टू फाइट फॉर एवरी क्वेश्चन, ये समझ लो आप, बिकॉज क्वेश्चन आसान आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा. तो आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं सोचना है कि आसान है, डिफिकल्ट है, इसमें ज्यादा कर लूं, उसमें छोड़ दूं. डोंट थिंक दैट वे, और आप पूरी तरह से स्ट्रेटेजी बनाओ. अब अगर आप देखोगे, ये आपका 250 मार्क्स का, ये 50 मार्क्स का है, तो अकॉर्डिंगली 1:5 की रेशियो की प्रेपरेशन का मतलब इसमें बनता है. दैट मींस अगर आपने 6 आवर्स एवरीडे स्टडी किया, तो इस सिलेबस वाले के लिए आप 5 आवर्स दे दो, और इसका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके लिए 1 आवर आप स्पेयर कर सकते हैं. और 1 क्वेश्चन पर मिनट का लॉजिक मैंने आपको बता दिया. हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन करनी है, वर्टिकल नहीं करनी. और मेरे हिसाब से, एज पर मी, नेक्स्ट अब जो 3 मंथ्स हैं, दैट इज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर प्लस जुलाई ऑल्सो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड जुलाई ऑल्सो, यू शुड गिव मिनिमम 8 आवर्स, इफ नॉट मोर, इफ नॉट मोर. तो 8 आवर्स दे दो, बिकॉज एज सच और कुछ करने का आजकल आपके पास नहीं है. तो प्रिपरेशन लगा दो, एंड दीज आर द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज जॉब्स. तो गिव योर 8 आवर्स मिनिमम, और उस 8 आवर्स में 6 आवर्स आप दे दीजिए अपना टेक्निकल के लिए, जो आपका सिलेबस है, और 2 आवर्स नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए दीजिए. इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पेपर हमारे पास हैं, एंड अगर आपने इसमें भर दिया है, अगर आपने गूगल फॉर्म अटैच जो किया है वो भरा हुआ है, तो आपको मेल पे मैं पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा. जो भी पिछले सालों के हमारे पास क्वेश्चन पेपर हैं, सॉफ्ट कॉपी इनकी, वो आपको मैं भेज दूंगा, सो दैट आप उसको एक बार देख सकें कैसा पेपर आया था. अब इसमें
लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इसमें कहीं पे भी जनरल स्टडीज नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी हिस्ट्री पॉलिटी नहीं लिखा हुआ। लेकिन लास्ट टाइम भी जो सिलेबस था उसमें हिस्ट्री पॉलिटी तो नहीं था, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हिस्ट्री का एक टॉपिक है उसमें से 5-7 क्वेश्चन आ गए थे। सो हमें जनरल स्टडीज भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। तो जो जो जनरल स्टडीज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के जो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल आएंगे, मैंने आपको बताया। और अगर आपने सुना होगा, अगर आपके दिमाग में होगा, तो वहां पे आंसर आप लगा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर मेरे को एग्जाम के अंदर 120 क्वेश्चन है तो मेरे को 120 के 120 करने हैं। अगर आप बोल रहे हो सर मैं 120 करके नहीं आया, दैट इज मिस्टेक। तो अगर 120 करने हैं तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट गैस लगाना पड़ेगा। और ऐसे टाइम पे अगर आपने सारे टॉपिक्स किए हो तो इंटेलिजेंट गैस लगाना आसान हो जाता है। जैसे सपोज हड़प्पन सिविलाइजेशन में से कोई क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो डांसिंग गर्ल थी वो कहां मिली थी, या डांसिंग गर्ल का जो मटेरियल था वो क्या मटेरियल था। और अगर आपने सुना होगा कि ये ब्रॉन्ज की बनी है, ये ब्रास की बनी है, किसकी बनी है, कॉपर की बनी है, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया होगा, तो आपका जो गेस वर्क है वो आपका मोर अप्रोप्रिएट होगा। इसलिए इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बहुत से टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स यहाँ मेंशन है वो करने हैं, और कुछ हिडन टॉपिक्स जो मेंशन नहीं भी हैं वो भी आपको करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका हिस्ट्री पॉलिटी का टॉपिक भी करना है। करंट अफेयर मेरे को लगता है पिछले 5-6 मंथ्स का सफिशिएंट होता है, तो जून ऑनवर्ड अगर आप करंट अफेयर को ढंग से कर रहे हो तो सफिशिएंट हो जाना चाहिए। सारा जो जनरल नॉलेज स्टैंडर्ड बुक्स में जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जनरल नॉलेज के उठा लिए। लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आईपेट ने बहुत डिटेल में मेंशन किया है, आईपेट एग्जाम में वो डिटेल में, जो मैं सिलेबस आपको दे दूंगा वो सिलेबस को हम रेफरेंस बना सकते हैं। अब ये वो है जो सिलेबस है आपका मेंशन है, जिसमें से 100 क्वेश्चन आने हैं। और सिलेबस को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। एक वो सिलेबस है जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड है, टिपिकल आपकी ब्रांच, वो वाला सिलेबस है। और दूसरा सिलेबस वो है जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, जैसे उसमें लेटेस्ट से मोटर्स आ गया, सोलर एनर्जी आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया। वो आपका सिलेबस से मेंशन नहीं है, लेकिन करना फ्री भी है क्योंकि आसान है। और क्या पता उसमें से आपके 5 नंबर आ जाएं। 5 नंबर आ गए तो आप समझ रहे हो ना, चार क्वेश्चन भी आ गए तो आप समझ रहे हो 4 क्वेश्चन में 10 नंबर का डिफरेंस पड़ता है, एंड 10 नंबर इज अ बिग डिफरेंस इस ऐसे एग्जाम के अंदर। तो ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो। इसमें से हर एक चीज को पकड़ो, एक एक चीज पकड़ो और सबको रिवाइज करो, तैयारी करो। ये आपका जो गेट और जो टेक्निकल इंजीनियरिंग सर्विसेज का या आपका एसएससी जेई का लेवल है वही है। और इसमें जो क्वेश्चंस भी उठा के डालते हैं कई बार इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीलिमिनरी के, मेंस के नहीं, प्रीलिमिनरी के क्वेश्चंस को वो उठा के डाल देता है। तो ये आपके सारे के सारा वही पार्ट है। और इसमें कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे आपका यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वाला टॉपिक है, या आपका डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर सेफ्टी वेलफेयर है। ये वाले वो टॉपिक हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट सीपीएम जिसके अंदर आ जाएगा, जो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वैसे भी करते हो। सो ये आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का वो पार्ट। बाकी आपका सारे का सारा इंजीनियरिंग का पार्ट है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, ये आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग में करते हो। सो मेरे हिसाब से जो 12 टॉपिक हैं तुम्हारे, ये 12 वो टॉपिक हैं जो आपकी सिविल इंजीनियरिंग है। तो इन 12 टॉपिक्स को अलग से रखो। तो आप जब स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आप पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में तोड़ोगे। एक कन्वेंशनल सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक, ये 12 टॉपिक। इन 12 टॉपिक्स में से हर दिन 3 टॉपिक्स को आप साथ लेके चलो। हर दिन 3 टॉपिक साथ लेके चलो। मे बी हर एक को आपने 2-2 घंटे या 1.5 घंटा आपने दिए तो 5 घंटे इसको लगाओ। फिर अगला जो टेक्निकल पार्ट 2 है, जो आपका सिलेबस पार्ट 2 मैं भी डिस्कस करूंगा। गिव 2 to 3 आवर्स टू दिस। ये वो पार्ट है जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का कोर नहीं है, लेकिन स्टिल सिलेबस में मेंशन्ड है। और इसके अंदर भी आपके 5-7 एक टॉपिक हैं, 7 एक टॉपिक इसके अंदर हैं, 6-7 टॉपिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे का सारा मोटर्स है, आपने नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। लेकिन आपके जो डिपार्टमेंट जहां पे रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसको कैसे करेंगे सर? इसको आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई मेंटर बहुत आसानी से, अभी योर पीडीएफ पे हम डालेंगे वीडियोस, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और उसमें भी हॉरिजॉन्टल प्रिपरेशन, डेप्थ में नहीं जाना। लेकिन अगर सपोज वहां से कोई क्वेश्चन आ गया, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया,
तो आप उसको कर सकते हैं। सिमिलरली पंप जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स प्राइमिंग वगैरह बहुत डिटेल में पढ़ता है, लेकिन आपको भी पंप वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, मिक्स्ड फ्लो, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, इसका मतलब क्या है, स्लिप कंडीशंस क्या होती हैं, डिस्चार्ज कोफिशिएंट क्या होता है, ये हम डिटेल में इसको करेंगे। सोलर एनर्जी, अगेन ये ज्यादा आपका इलेक्ट्रिकल की तरफ इंक्लाइंड है सोलर एनर्जी वाला टॉपिक, एंड साथ में आपका ये इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपका थोड़ा सा मैकेनिकल का कंसेप्ट इसमें है। 16 इज एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग टोटली आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है, तो आप इस एयर कंडीशनिंग वाले टॉपिक को लास्ट में छोड़ सकते हो। ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। तो मैंने बताया 19 में से अगर एक टॉपिक आपको छोड़ना है तो मेरे हिसाब से वो आपको एयर कंडीशनिंग का टॉपिक छोड़ देना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी करते हो, आईपेट का भी सिलेबस है ये, पर्ट सीपीएम आपका गेट का भी मटेरियल है, गेट का भी आपके सिलेबस में है, तो ये भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोक्योरमेंट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, अगेन ये आपका जो टॉपिक है इसको डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको करना है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, ये भी आपका सिंपल टॉपिक है। तो पार्ट 2 जो सिलेबस का है, अगर मैं अब देखूं पार्ट 1 सिलेबस का, उसमें 12 टॉपिक आते हैं। ये 12 टॉपिक को अलग से रख लो कि साहब सवेरे मैंने 5 घंटे 6 घंटे पार्ट 1 को देने हैं, ये मेरी सिविल इंजीनियरिंग है सारी की सारी, ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से करनी है कि इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो निकल ही जाए, ये आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। ये वाला पार्ट आपने साथ साथ में 2-3 घंटे इसको देने हैं एग्जाम तक। मोटर से आसान क्वेश्चन, पंप में से आसान क्वेश्चन, एयर कंडीशनिंग को छोड़ सकते हैं, सोलर एनर्जी में से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। तो सिविल इंजीनियर कौन सा टॉपिक छोड़ के जाएगा, सिविल इंजीनियर सर एयर कंडीशनिंग टॉपिक छोड़ के जाएगा। अगर सर एयर कंडीशनिंग में से 3-4 क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा, डोंट वरी, लेकिन ये 3-4-5 क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो मेरे आइडिया है कि एयर कंडीशनिंग को छोड़ दो, बाकी सारे टॉपिक आप इसमें कर सकते हैं। आगे अगर मैं चलूं, इसमें जो मेंटल एबिलिटी नॉन टेक्निकल पार्ट है, नॉन टेक्निकल पार्ट में आपको हर टॉपिक, मैंने आपको बताया ना कि अगर सपोज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से कुछ क्वेश्चन छोटा सा आ गया तो क्या करना है, तो आपको सिंपल क्वेश्चन जो है, जैसे अगर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में से आ गए, एजेस में से आ गए, ये टॉपिक कोई नहीं छोड़ना यार, टॉपिक सारे ढंग से आपने करने हैं, हर टॉपिक आपने करना है। एचसीएस, एलसीएम, एचसीएफ, पाइप सिस्टम्स, क्योंकि पिछले सालों के अगर मैं पेपर देखूं तो यहां से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो आप मेंटल एबिलिटी में ये सारे टॉपिक करने हैं। वर्बल रीजनिंग में आपने ये सारे टॉपिक करने हैं, ये जितने भी आपके ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डी कोडिंग, तो हमारे मेंटर जो है उन्होंने सारा डिटेल में दे दिया है कि सर स्टूडेंट को ये लेके बैठना है और उसको सारे टॉपिक्स करने हैं। उसी तरीके से नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग ये दोनों करने हैं। तो आपने मेंटल एबिलिटी ये कर लिया, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग में आपने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, एंड लॉजिकल रीजनिंग में आप ये चीज ऐड कर सकते हो, ये सारे के सारे जो लॉजिकल गेम्स हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सीक्वेंसिंग है, नंबर सीरीज है, ये सारे के सारे चीजें आपने इसमें ऐड करनी है। तो जो जो चीज यहाँ पे लिखी है, क्या आपने ब्लड रिलेशन कर लिया, क्या आपने क्यूब्स कर लिया, डेटा सफिशिएंसी कर लिया, ये सारी चीज आपने कर लिया, हर चीज को लेके बैठो और उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। जनरल नॉलेज में जो उन्होंने लिखा है, जनरल नॉलेज, वो आपके ये टिपिकल टॉपिक होते हैं जनरल नॉलेज के अंदर, जिसमें फर्स्ट टाइम किसने किया, क्या नहीं किया, नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल एनिमल्स हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, रेड क्लिफ लाइन, आपकी जो आपकी मैकमोन लाइन, वो सारी इंडिया स्पेसिफिक एंड इंटरनेशनल लाइंस, यूनाइटेड नेशन एज अ बॉडी, उसके स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपको जनरल नॉलेज के रिवाइज करने हैं। एंड अदर देन जनरल नॉलेज, मैंने आपको बताया कि वो जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये एग्जाम का चैलेंज ही ये है कि मैं कितना ज्यादा पढूं। तो पढ़ो और उसको रिवाइज करो, पढ़ो और उसको रिटेन करने की ट्राई करो, और एग्जामिनेशन हॉल में फुल ऑफ पावर हाउस जाओ, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपना पूरा नॉलेज एक्वायर करके जाओ। नेगेटिव मार्किंग वहां पे है नहीं, आपको रिकॉल नहीं करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉल नहीं करना कि यार ये बताओ हड़प्पन सिविलाइजेशन में कब हुआ था, यार ये बताओ कि राइट टू लाइफ फंडामेंटल कौन सा राइट है, राइट टू लाइफ, एंड मे बी के राइट टू लाइफ जो है वो न्यूज में है, जैसे विकास दुबे का अभी पुलिस ने एनकाउंटर किया, तो राइट टू लाइफ हैम्पर हो रहा है, तो राइट टू लाइफ न्यूज़पेपर में आया आर्टिकल 21, आपने कहीं सुन रखा था, वहां पे एग्जाम में आ गया राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट, या जम्मू एंड कश्मीर कौन सा आर्टिकल था उसके लिए पहले, तो आपने सुन रखा 370 आर्टिकल था, वहां पे रिकॉल नहीं करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा आर्टिकल था, अब बोलो मेरे को पता नहीं, चॉइस दे, मैंने चॉइस दी और आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। तो रिकॉग्नाइज वो स्टूडेंट ज्यादा अच्छा कर सकता है जिसने वो पढ़ा हो। सो दैट इज व्हाट
यू हैव टू डू। और जो करंट अफेयर है ना, जैसे जो करंट अफेयर चल रहा है जो हम करवा रहे हैं यूरोपीडिया के ऊपर, उस करंट अफेयर में आई विल ट्राई कि उसमें हिस्ट्री पॉलिटी सारा कंबाइन हो जाए, सो दैट ऐसे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली उठाते वहीं से हैं जो करंट में टॉपिक चल रहा होता है। करंट के अंदर आप देखोगे हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटी भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, इकोनॉमी भी होता है, सब होता है, उसी में से वो उठा लेते हैं। तो जैसे भारत रत्न की बात चली, अगर किसी को भारत रत्न अभी मिला है तो पुराना भारत रत्न का क्वेश्चन भी पूछ लेगा, वो जनरल नॉलेज हो गया। तो करंट अफेयर में ही जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर के अंदर पॉलिटी हिस्ट्री सब आता है, वहां से आपने उसको रिवाइज करना है। सो अकॉर्डिंगली ये सारे का सारा पार्ट है जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को करना चाहिए। अगेन वेनेवर आपको किसी डायरेक्शन में एफर्ट पुट करना है, बहुत अच्छा एफर्ट, तो स्ट्रॉन्ग रीजन मोटिवेशन चाहिए, 12 घंटे तभी एफर्ट करोगे। तो पहले तो स्ट्रांगली मोटिवेट हो कि ये एग्जाम मेरे को निकालना है, मेरे को एई का एसडीई में जाना है, मेरे को एसडीओ बनना है, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। उसके बाद अपना चॉक आउट करके बैठो कि कितने घंटे अपना एफर्ट कर सकते हो। आंसर इज 12 घंटे में पढ़ सकता हूं। 12 घंटे को 3 टुकड़ों में बांटो, कोर सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद टेक्निकल जो नॉन कोर सिविल इंजीनियरिंग है, जैसे मोटर आ गया, सोलर एनर्जी आ गया, सारे के सारा पार्ट। तीसरा नॉन टेक्निकल सारे का सारा, वर्बल एप्टीट्यूड, ये वो सारा तीसरा पार्ट आ गया। इन तीनों को जोड़ो, टाइम डिवाइड करो, लेट से 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, ऐसे लेके चलो और अपना बेस्ट दे दो। मेरे ख्याल से तो 12-15 घंटे एफर्ट करना इज नॉट अ ट्रबल, बस लेटो, खाओ एंड देन पढ़ते रहो, दैट इज ऑल यू शुड डू। एंड आई एम वेरी श्योर आप इसमें हिट कर लेंगे। एंड वंस यू गेट दिस जॉब यू विल बी हैविंग वन प्लेटफॉर्म एंड दैट विल फर्दर यू कैन प्लान एनीथिंग, बट दैट विल बी अ गुड जॉब फॉर यू। फाइन, थैंक यू। और बाकी वो गूगल फॉर्म भर दो तो मैं आपको भेज दूंगा वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एंड करंट अफेयर्स का जो चलता रहता है। थैंक यू।